हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटी। जिन बच्चों ने लिया होगा, चाहे वो बीएससी, बीकॉम या कोई भी स्ट्रीम से हो या बीए कर रहे हो और सेकेंड सेमेस्टर के हैं और किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, तो उनके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेके आए हुए हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले हमने सब्जेक्टिव को कराया है, उसको नहीं देखे हैं तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ठीक है। वहां से क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में होगा ही, और ऑब्जेक्टिव कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछे या ना पूछे, कम से कम आपको क्लैरिटी दे देंगे हम कि आप इतना समझदारी अपने अंदर रख सकते हैं कि क्वेश्चन जो भी आएगा आप उसको सही से टैकल कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझते हैं। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना विलंब के चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब स्वीकृत किया गया। यानी कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको कब स्वीकार किया गया, यानी कि उसको स्वीकृत किया गया और वो संविधान का पार्ट बन गया। तो देखिए, इसका सही उत्तर आपका होगा 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अगर आपको हम समझाते हुए चलें कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। 1946 में इसकी जो है गठन की गई। उसके बाद यही संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण कार्य शुरू कर दिया। भारत का संविधान निर्मित होते होते उसी दौर में देखिएगा भारतीय संविधान सभा की बैठकें हुई, और जिसमें से पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर को हुई, उसके बाद 11 दिसंबर और 13 दिसंबर को हुई। और यही 13 दिसंबर को इसमें आप देखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को प्रस्तुत किया गया। उस समय इस प्रस्तावना का नाम उद्देशिका होता था, ठीक है। उसको प्रस्तुत किया गया, लेकिन उस समय तक उसको स्वीकृति नहीं मिली थी। उसको स्वीकृति कब मिली? तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी को इसको स्वीकृत किया गया और यही हमारे संविधान की प्रस्तावना बनी, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ये जो आपने सुना होगा, ये आपको हमने पढ़ाया भी है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। वहां पे हमने बताया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या चीजें निहित है, उनको हमने बताया हुआ है। आप उसको कायदे से देख लीजिए, वहां से क्वेश्चन भर भर के रहेगा। ऑब्जेक्टिव तो आपसे एक दो वहां से जरूर होगा, इसीलिए आप उसको जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही जो प्रस्तावना है हम लोगों की, इसी में हमारे संविधान की वैल्यूज को रखा गया है, ठीक है। तो इसको स्वीकृत कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को, इसको याद रखिएगा। उसके देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार मात्र संशोधन हुआ है, ठीक है, अभी तक। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो ऑप्शन बेस होंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जिसका ऑब्जेक्टिव हम लिख दिए रहेंगे और उसका डायरेक्ट आंसर लिख दिए रहेंगे। चूंकि देखिए, टाइम टेकन हमको करना नहीं है, ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं, कम समय में चीजें ज्यादा देनी है, तो ऑब्जेक्टिव में यही हमारा फोकस रहेगा कि टू द पॉइंट आपको याद हो जाए, बस याद करा देंगे। कल सुबह एग्जाम है, कल सुबह देके आइए, बात खत्म। आपको अपने अनुभव हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव लड़े ना लड़े, आपके पास एक कायदे का सोचने का दिमाग आपके पास जरूर होगा, ठीक है। तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक बार संशोधन हुआ है। कब हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था, उसी समय भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, और वह डेट है 1976, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है, जो कि 42वां संविधान संशोधन के ही तहत हुआ था, और 1976 में इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 बातों को रखा गया है, यानी जोड़ा गया। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द यहीं पे जोड़े गए। कब? 42वां संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। तो इतना चीजें याद रखिएगा प्रस्तावना को लेकर, ठीक। तो अगले जो क्वेश्चन है उनको देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वां जो संशोधन हुआ, उनमें किन शब्दों को जोड़ा गया? यानी कि हमने अभी तुरंत बताया है कि 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, इसी के तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया, और इसी के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये सभी हो जाएगा, ठीक है। यही तीनों शब्द है जिसको जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 1976 में जोड़ा गया। ये मूल रूप से पहले नहीं था, ठीक। इतना याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगला है, कानून के समक्ष समानता की बात किस अनुच्छेद में की गई है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपको चुनना था। आर्टिकल जो है
यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आर्टिकल किस में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है, 14 में, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, या उसमें आप देखिएगा विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, इस तरह लिखा है। और इसके बारे में हमने पढ़ाया है कि कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो धनी हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी इंसान हो, अगर वो कानून के समक्ष जाता है, कोई भी अपराध करता है, तो कानून अगर अमीर को सजा देगी तो गरीब को भी उसी तरह का सजा देगा। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर आपने किसी तरह का अपराध किया है तो कानून के समक्ष सबों को एक समान रूप से सजा दिया जाएगा। और अगर आप अपराधी नहीं हैं, आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो कानून ही आपका प्रोटेक्शन करेगा, यानी आपको मतलब किसी भी सजा से बचाने का काम करेगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि कानून के समक्ष समानता की बात या विधि के समक्ष समानता की बात आर्टिकल 14 में की गई है, इसे याद रखेंगे आप। अगले प्रश्न को देखते चलेंगे आप कि संविधान का मतलब क्या होता है। तो संविधान का मतलब आपको हम बताए थे, संविधान एक होता है ना बच्चों कि एक किताब के रूप में होता है, ठीक है। और इस किताब में क्या होता है कि उस देश का, जिस देश में ये संविधान, जिस देश का संविधान है, उसके संवैधानिक कानून दिए गए होते हैं, यानी कि वहां के रहने वाले सभी नागरिकों को उस कानून के तहत चलना होता है, ठीक है। यानी राज्य का संवैधानिक कानून होता है संविधान, ठीक है। यानी कि अब इसको इस तरह समझिए, भारत का संविधान है, तो क्या भारत में रहते हुए आप हमारे संविधान का उल्लंघन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो आपको जेल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब हमारा जो संविधान है, ये हमारे संविधान में कई एक तरह की कानून नियम दी गई है और उसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। यानी कोई एक व्यक्ति नहीं, पूरे भारत में रहने वाला हर एक व्यक्ति उसका पालन करेगा, उस नियम के अनुसार चलेगा, तभी ये हमारे देश का संविधान जो है वो अच्छे से आपका प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई, दूसरा 11 दिसंबर को और तीसरा 13 दिसंबर को, दो दिन का गैप है, उसी में हुआ। तो प्रथम बैठक जब हुई थी ना, उसमें जो हमारे भारतीय संविधान के जो प्रथम बैठक के अध्यक्ष थे वो कौन थे जानते हैं? उसके अध्यक्ष थे, और जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे एक तरह से, सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो बिहार के ही थे, वही थे। उन्होंने ही अस्थायी अध्यक्षता की थी भारतीय संविधान की, ठीक है, पहली बैठक में, और उन्हीं को पहला बैठक का अध्यक्ष भी बोला जाता है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन आपसे बनेगा कि भारतीय संविधान की बैठक जो हुई थी उसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे अस्थाई अध्यक्ष थे, और अस्थाई अध्यक्ष बोलेगा तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। इसको दोनों को याद रखिएगा। पहले जो बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किए थे, और दूसरी बैठक की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, ठीक, इतना याद रखेंगे आप। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें देखिए ऑप्शन क्या होता है, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और मान लीजिए कोई और एक ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल रख देते, यही तो ऑप्शन होता है आपके पास। लेकिन आपको टू द पॉइंट चुनना जब होगा तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ना वो बी.आर. अम्बेडकर साहब थे, यानी कि इसी को बुलाया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष जो थे बी.आर. अम्बेडकर साहब थे। आपको पता होना चाहिए इस समिति में अन्य सदस्य भी थे जिन्होंने प्रारूप निर्माण का कार्य किया था। जो प्रारूप निर्मित थे उनके ऊपर संशोधन या उस पर विचार रखने, अभिव्यक्त करने का काम किया था। इसीलिए इनको बी.आर. अम्बेडकर साहब को भारतीय संविधान का निर्माता भी बोला जाता है। इसको ध्यान में रखेंगे आप। अगले प्रश्न को देखते चलिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद थे, यानी कि जब भारतीय संविधान लागू हुआ, यानी जब वो हमारे सामने आया भारत आजादी के बाद, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, इसको ध्यान में रखिएगा। और अभी वर्तमान में 450 से प्लस अनुच्छेद माने जाते हैं कि इसमें है, ठीक है। तो 395 अनुच्छेद तब थे जब भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये 12 अनुसूचियां हैं, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा कि 12 अनुसूची, 395 अनुच्छेद और 22 भाग हमारे संविधान का ये पार्ट है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा एक प्रस्तावना है हमारे संविधान में, ठीक है। तो इतना याद आपको रखना ही रखना है, ठीक। उसके बाद देखिए धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है, तो देखिए धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलर, जिसको हमने पढ़ाया था। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति, हम हो, आप हो, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से हो, कोई भी धर्म को मानते हो, अगर मान लीजिए हम हिंदू धर्म को मानते हैं, आप बौद्ध धर्म को मानते हैं, कोई जैन धर्म को मानता है, कोई इस्लाम धर्म को मानता है, कोई ईसाई धर्म को मानता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सब मिलजुल कर रहिए,
कहीं कोई आपत्ति की बात नहीं है और सबों को ये अधिकार प्राप्त है कि वो अपने धर्म को मान सकता है। यानी हम अगर हिंदू हैं तो हम अपने हिंदू धर्म को मान सकते हैं, आप अगर मुस्लिम हैं तो आप अपने मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं, कोई ईसाई है तो ईसाई धर्म को मान सकता है। यानी कि सबको अपना अधिकार है कि वो अपने धर्म को मान सकता है, उसका प्रचार प्रसार कर सकता है। यही होता है धर्मनिरपेक्षता, जिसकी चर्चा जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में की गई है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सभी स्वतंत्र होकर अपने धर्म को अपना सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, धर्मनिरपेक्षता शब्द का अर्थ है। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन आपके पास 4 दे देगा, आपको ऑप्शन में वही चुनना है ना जिसमें सबों के लिए समान की बात की गई हो, यानी समानता की बात की गई हो, धर्म के आधार पर सभी समान है, ऐसी बातें अगर आपको दिखे तो वही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन कुछ भी रहे लेकिन आपको खोजना वही है कि धर्म के समक्ष सभी समान है, इस बात को। ठीक, अगले क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? यानी भारतीय संविधान का निर्माण जो हुआ वो कौन किया था, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ब्रिटिश संसद द्वारा? बिल्कुल नहीं होगा, ब्रिटिश संसद के द्वारा किया गया था नहीं। भारतीय संविधान सभा द्वारा? उसके बाद देखिए भारतीय संसद द्वारा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद देखिए इनमें से कोई नहीं, तो देखिए ये होगा सी ऑप्शन सही, भारतीय संविधान सभा द्वारा। ठीक है, तो देखिए भारतीय संविधान का निर्माण जब हो रहा था ना, उसी समय संविधान सभा का गठन हुआ और संविधान सभा के गठन के बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। और संविधान सभा का गठन हमने पहले भी बताया 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत होना शुरू हुआ। 1946 में ये जो कैबिनेट मिशन योजना आया था, इसके 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ये तीनों लोगों ने भारतीय लोगों को बोला, देखिए आप अपने लिए संविधान का निर्माण कीजिए, अगर आपका संविधान बनकर तैयार हो जाएगा उसके बाद हम आपको आजाद कर देंगे। ठीक है, और इसी कड़ी में भारतीय संविधान का निर्माण होना प्रारंभ हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ और यहीं से आप देखिएगा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हो जाता है, यानी कि भारतीय संविधान का निर्माण कार्य प्रारंभ होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारतीय संविधान में अनुच्छेद कहां से कहां तक मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है? तो जानते हैं आप, मौलिक अधिकार हमारे संविधान की सबसे बड़ी कुंजी कही जाती है। ये हमारे लिए बहुत तरह के अधिकार की बात करता है, यानी कि हम आप सबों को कुछ अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिए गए हैं, इसकी चर्चा हमारे मौलिक अधिकार में की गई है। और ये आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक इसकी चर्चा की गई है, यानी आर्टिकल 12 to 35 इसमें हमारे मौलिक अधिकार की बातें की गई है, इसको याद रखिएगा आप। अगले प्रश्न को देखिएगा आप, अगला प्रश्न है मौलिक कर्तव्य की चर्चा कहाँ है? तो मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज का अर्थ ये हुआ कि आप भारतीय हैं तो आपको कुछ अधिकार दिए गए हैं, यानी कर्तव्य आपको दिए गए हैं कि उन बातों को पालन करना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो कुछ बातों को आपको मानना पड़ेगा, जैसे हमारे संविधान की जो है आदर करनी चाहिए। दूसरी बात, हमारे संविधान के बाद राष्ट्रीय गान का आदर करना होगा, राष्ट्रीय गीत का आदर करना होगा, तिरंगे झंडे का आदर करना होगा। ये तमाम चीजें हमारे संविधान में कही गई है, इसी को मौलिक कर्तव्य कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ की गई है? तो आर्टिकल 51 का ए में कहा गया या क में कहा गया। तो आर्टिकल 51 का ए में इस बात की चर्चा है कि मौलिक कर्तव्य जो हमारे हैं वो इसी में निहित है। ठीक है, उसके बाद देखिए मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। विभिन्न तरह की बातें हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत कही गई है आर्टिकल 51 के तहत, 51 के ए के तहत। ठीक है, और उसमें 11 बातें की गई है, 11 बातों को पालन करना होगा। अगर भारत के हैं तो उन 11 बातों को अगर नहीं मानते तो आपको उठा के पुलिस जेल में डाल देगी। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। आज ये 15 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार वर्णित है, यानी कि समानता का जो अधिकार हमारे संविधान में हम लोगों को दिया गया है वो कहां से कहां तक वर्णित है? तो आर्टिकल 14 to 18 यानी आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार की चर्चा की गई है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा देखिए 16 नंबर क्वेश्चन करा है, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में कहां की गई है? तो आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है। इसको ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल देखिए आर्टिकल कितना से कितना में समानता के अधिकार की बात की गई है, यानी समानता की चर्चा आर्टिकल 14 to 18 में की गई है, यानी 14 से 18 में। आर्टिकल 19 से 22 में कहा क्या बात है? स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा की गई है, यानी हम लोग जो स्वतंत्र हैं इसकी चर्चा की गई। और स्वतंत्रता कितनी है हम लोग को, तो यह भी बात यहाँ पे कही गई है। ऐसा मत कहिएगा कि हम लोग पूरा स्वतंत्र हैं, हमारे संविधान में कहा गया है हम लोग पूरा स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं आप समझ लीजिए कि हम किसी को मार देंगे इसमें भी स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है। हमारे संविधान में इस बात की चर्चा है कि कानूनन आप स्वतंत्र हैं, इसका मतलब ये हुआ जो उचित वर्क है यानी उचित कार्य है उसको आप कर सकते हैं, लेकिन अनुचित ऐसा कार्य मत कर दीजिए जो कि आपके संविधान में वर्णित ना हो। ठीक है,
इस बात की भी चर्चा हमारे संविधान में की गई है। यानी मौलिक अधिकार 6 तरह के होते हैं, स्वतंत्रता, समानता, ये सभी चीजों को आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हमने पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ताकि आपको ये पता होना चाहिए ना कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक चर्चा है, समानता की बातें कहाँ से कहाँ तक की गई है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता वाली जो आर्टिकल है कहाँ पे है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 कहता है, तो उसमें क्या कहा गया है। तो ये सब चीजों को आप थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। दूसरी बात है, अगर आप आज पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, तो आपको हम बता दें कि आप अगर कमेंट कीजिएगा ना वीडियो लिंक, तो वहां पे पॉलिटिकल साइंस वीडियो लिंक मांगिएगा, ठीक है। वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और डाल देंगे, ठीक है। वो पॉलिटिकल साइंस में हमने पढ़ाया है, और पॉलिटिकल साइंस से एकदम डायरेक्ट मिलता जुलता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, ठीक है। इसीलिए अगर उसको अगर देख लीजिएगा ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहां भी हमने 50 कराए हुए हैं, तो और भी आप तैयार हो जाइएगा, यानी और मजबूती से आप अपना एग्जाम अच्छे से दे पाइएगा। लेकिन बट आपको कमेंट में ये लिखिएगा पॉलिटिकल साइंस वीडियो लिंक, तभी हम दे पाएंगे। क्योंकि हम भी भूल जाते हैं, वीडियो इतनी अपलोडेड है कि हमें भी नहीं याद रहता कि कौन से वीडियो का लिंक हम डाल दें, ठीक है। इसीलिए आप पॉलिटिकल साइंस वीडियो लिंक डालिएगा, वहां पे हम डाल देंगे क्वेश्चन, उसका ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव किए रहिएगा, तो इससे और भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हुए चलिएगा बच्चों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से न्याय की बात की गई है। तो देखिए, हमारा प्रस्तावना जो है उसमें 3 तरह के न्याय की बात की गई है। एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय, और तीसरा राजनीतिक न्याय की बात की गई है। यानी 3 तरह के न्याय की बात हमारे संविधान की प्रस्तावना में की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो तीनों सही होगा, ऑप्शन डी आपका सही है। यानी कि हमारे प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात है। और किस बात की है, धर्मनिरपेक्षता, उसके बाद देखिए संप्रभुता, उसके बाद अखंडता, ये तीनों शब्द की भी चर्चा हमारे संविधान में की गई है, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए चलिएगा प्रस्तावना में। तो प्रस्तावना से सवाल यहाँ पे भर भर के बनेगा, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस ही प्रस्तावना पर आधारित है, ठीक। उसके बाद देखिए, धर्मनिरपेक्षता शब्द की चर्चा कहाँ है, तो प्रस्तावना में है, इसको भी याद रखिएगा। समाजवादी शब्द का चर्चा कहाँ है, तो यह भी प्रस्तावना में की गई है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, उसको देखते चलेंगे आप। अगला है, लोकतंत्रात्मक शब्द का चर्चा कहाँ है, तो यह भी प्रस्तावना में किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, यानी संविधान सभा का प्रथम बैठक जो हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसके अध्यक्ष जो थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगर आपसे पूछ देगा कि भारतीय संविधान के जो अस्थायी अध्यक्ष हैं वो कौन थे, तो वह भी सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन अस्थायी अध्यक्ष पूछेगा तब कौन होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा बच्चों, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अगला प्रश्न क्या बोला है, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष। देखिए, ये शब्द को पकड़िएगा, अस्थायी लिखा होगा तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी यानी अस्थायी के आगे अ लग गया होगा, अस्थायी, तब उसको सच्चिदानंद सिन्हा कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के पूछ दिए जाते हैं और आप फंस जाते हैं। उसके बाद देखिए, अखंडता शब्द की चर्चा की गई है प्रस्तावना में, कि अखंडता कहाँ पे चर्चित है, तो प्रस्तावना। अखंडता, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, ये सभी शब्द और 3 को न्याय की बातें जो की गई है, इस सबको याद रखिएगा, कहाँ पे चर्चा है, प्रस्तावना में की गई है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 भाग हैं। वर्तमान में ये बढ़ गया है, लेकिन आपको ध्यान में यही रखना है, जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय इसमें 22 भाग थे, तो उसी को याद रखना है अभी तत्काल, ठीक है। तो चलिए, आज के वीडियो में इतना ही। हमने प्रयास किया है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज से रिलेटेड जो भी आपके प्रश्न बनते हैं उसको करा देने का। ऐसा नहीं है कि ये पर्याप्त है, इससे भी ज्यादा हो सकता था और करा सकते थे, बट हमारी भी बाध्यता है और आपकी भी बाध्यता है कि आप जितना शेयर कीजिएगा उतना एनर्जी के साथ हम भी नई चीजें ला सकेंगे। आप शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्त यार में, ताकि हम भी नई नई चीजें आपके सामने रखते जाएं, ठीक है। चलिए, आज हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।